हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी शालिनी। वेलकम टू द लीगल लेंस। आई होप कि आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। और घटना चक्र की हिस्ट्री की सीरीज़ में हमने ऑलरेडी 8 क्लासेस जो हैं वो रिवीजन क्लासेस घटना चक्र की कर ली हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक होने वाला है गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग। ठीक है, यहाँ से अच्छे खासे नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है घटना चक्र का, जो कि एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट है। और यहाँ से आपके हर एग्ज़ाम में ही लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आप यूपी एपीओ, यूपीएसआई या किसी भी अदर स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो भी ये जो टॉपिक है गुप्त और गुप्तोत्तर युग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम वन बाय वन, पहले जैसे हमारा पैटर्न है, हम पहले यहाँ पे वन लाइनर्स को, जो इसमें थियरी पार्ट है उसको डिस्कस करने वाले हैं। दैन जो प्रीवियस ईयर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे गए हैं हम उनको वन बाय वन देखेंगे। और अगर आपने पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो प्रीवियस वीडियोस जो हैं वो ऑलरेडी अपडेटेड हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं हम अपने यहाँ से डिस्कशन। तो लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको गुप्त और गुप्तोत्तर युग के बारे में सारी ही जानकारी यहाँ पे मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना नोट्स रीडिंग। शुरुआत होती है, गुप्त वंश ने लगभग 275 से 550 ईसा पूर्व तक शासन किया था। इस वंश की स्थापना लगभग 275 ईसा पूर्व में महाराज श्रीगुप्त द्वारा की गई थी। तो ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो कब की गई थी, कब से कब तक कार्यकाल था गुप्त वंश का, और किसने की थी, तो श्रीगुप्त याद रखिएगा। किंतु गुप्त वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक चंद्रगुप्त प्रथम था, तो ध्यान रखिएगा। स्थापना की बात की जाएगी तो महाराजा श्रीगुप्त का नाम आएगा, और अगर शक्तिशाली शासक की बात आएगी तो चंद्रगुप्त प्रथम का नाम आएगा, जिसने 319 से लेकर 335 ईस्वी तक शासन किया। इसने अपनी महत्ता सूचित करने के लिए अपने पूर्वजों के विपरीत महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। गुप्त संवत का प्रवर्तक चंद्रगुप्त प्रथम था। इसकी प्रारंभ तिथि 319 ईस्वी है। आगे है, इतिहासकार विंसेंट ऑथर स्मिथ ने अपनी रचना द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी थी। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन इतने टॉपिक से ही पूछे जाते हैं। एक तो किसने संज्ञा दी थी, ठीक है, विंसेंट ऑथर स्मिथ का नाम याद रखिएगा। उनकी रचना का नाम क्या था, द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। किसको कंपेयर किया था, किससे कंपेयर किया था, तो समुद्रगुप्त की वीरता और विजयों से मुक्त होकर उनको भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी थी, ये ध्यान रखिएगा। आगे है, इलाहाबाद प्रयागराज का अशोक स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त 335 से लेकर 375 के शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है। इस स्तंभ पर समुद्रगुप्त के संधि विग्रहिक हरिसेन ने संस्कृत भाषा में प्रशंसात्मक वर्णन प्रस्तुत किया है, जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहा गया है। इसमें समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख है। इस प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के कुछ प्रशासनिक पदाधिकारियों के नाम भी मिलते हैं। किसके किसके, एक है संधि विग्रहिक, खाद्य टपाकिक, कुमारमात्य, महादंडनायक आदि। तो ये ध्यान रखिएगा, ये 4 नाम के वर्णन मिलता है। आगे देखते हैं, अशोक निर्मित यह स्तंभ मूलतः कौशाम्बी में स्थित था, जिसे अकबर ने इलाहाबाद, वर्तमान नाम प्रयागराज में स्थापित कराया था। इस स्तंभ पर जहांगीर के आदेश हैं तथा बीरबल का भी उल्लेख मिलता है। आगे है, गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य 375 से लेकर 415 ईस्वी तक का एक अन्य नाम देवगुप्त भी मिलता है। इसका प्रमाण सांची एवं वाकाटक अभिलेखों से मिलता है। उसके अन्य नाम देवराज तथा देवश्री भी मिलते हैं। महरौली लेख के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय के विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना कराई थी। ठीक, तो किससे इसकी जानकारी मिलती है, महरौली लेख के अनुसार जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय ने विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना कराई थी। दिल्ली में महरौली नामक स्थान से महरौली लौह स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है, जो वर्तमान में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित है। और ये बार बार पूछा जाता है, तो उसको ध्यान रखिएगा। इसमें चंद्र नामक किसी राजा की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है, जिसका समीकरण गुप्त वंशीय शासक चंद्रगुप्त द्वितीय से किया जाता है। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को शक विजेता कहा गया है। पश्चिम भारत में अंतिम शक राजा रुद्र सिंह थर्ड को चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने परास्त कर पश्चिमी भारत में शक सत्ता का उन्मूलन किया था। शकों को हराने के कारण चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को एक अन्य उपाधि शकारी भी कहा गया। उसने इस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के भी चलाए थे। चांदी के सिक्कों को गुप्त काल में रूपक कहा जाता था। आगे, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था।
ये क्वेश्चन रिपीटेडली पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में वायुयान भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों की प्रसिद्धि सर्वकालिक रही। और इनके नवरत्नों में कौन कौन शामिल थे? तो नवरत्नों में सर्व प्रमुख कौन थे? महाकवि कालिदास थे। अगले क्रम पर महान चिकित्सक ग्रेट फिजिशियन धन्वंतरी थे। तीसरे खगोल विज्ञानी एस्ट्रोनॉमर वाराहमिहिर थे। चौथे कोशकार लेक्सिकोग्राफर ये थे अमर सिंह। पांचवें वास्तुकार थे जो इनका नाम था शंकु। छठवें थे रत्न फलित ज्योतिष जिनका नाम शपणक था। इसी प्रकार सातवें विद्वान जो ग्रामेरियन थे उनका नाम था वररुचि। आठवें जादूगर थे जिनका नाम था वैताल भट्ट। और नौवें रत्न थे घटक पर जो महान कूटनीतिज्ञ थे। तो इन सब के नाम ध्यान रखिएगा, यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे है कुमारगुप्त प्रथम महेंद्रादित्य लगभग 415 से लेकर 455 ईस्वी चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी ध्रुव देवी से उत्पन्न पुत्र था। इसके समय में गुप्तकालीन सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं जिनकी संख्या लगभग 18 है। बिलसर अभिलेख में कुमारगुप्त प्रथम तक गुप्तों की वंशावली प्राप्त होती है। बांग्लादेश के 3 स्थानों से कुमारगुप्तकालीन ताम्रपत्र प्राप्त होते हैं। ये कौन कौन से जगह हैं? एक है धनदेह ताम्रपत्र, दामोदरपुर ताम्रपत्र और एक है बैग्राम ताम्रपत्र। कुमारगुप्त की स्वर्ण, रजत, ताम्र मुद्राएं प्राप्त होती हैं। मुद्राओं पर उसकी उपाधियां महेंद्रादित्य, श्री महेंद्र, महेंद्र सिंह, अश्वमेध महेंद्र आदि उत्कीर्ण मिलती है। स्कंदगुप्त क्रमादित्य लगभग 455 से लेकर 467 ईस्वी के स्वर्ण सिक्कों के मुख भाग पर धनुष बाण लिए हुए राजा की आकृति तथा पृष्ठ भाग पर पद्मासन में विराजमान लक्ष्मी के साथ साथ श्री स्कंदगुप्त उत्कीर्ण है। आगे है कुछ सिक्कों के ऊपर गरुड़ ध्वज तथा उसकी उपाधि क्रमादित्य अंकित है। भीतरी स्तंभ लेख में पुष्यमित्र और हूणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन मिलता है। हूणों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था और स्कंदगुप्त के हाथों वे बुरी तरह परास्त हुए थे। ये क्वेश्चन बनता है, इसको स्टार पॉइंट कर लीजिए और ध्यान दीजिएगा। ईसा की 3वीं सदी से जब हूण आक्रमण से रोमन साम्राज्य का पतन हो गया तो भारतीय दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर अधिक निर्भर हो गए। आगे है तोरमाड़ भारत पर दूसरे हूण आक्रमण का नेता था। मध्य भारत में एरण नामक स्थान से वाराह प्रतिमा पर खुदा हुआ उसका अभिलेख प्राप्त होता है जिससे पता चलता है कि धन्य विष्णु उसके शासनकाल में प्रथम वर्ष में उसका सामंत था। मिहिरकुल हूण शासक तोरमाड़ का पुत्र था तथा उत्तराधिकारी था। मिहिरकुल अत्यंत क्रूर एवं अत्याचारी शासक था। चीनी यात्री ह्वेनसांग तथा मंदसौर के लेख से साक्ष्य ज्ञात होता है कि सर्वप्रथम गुप्त नरेश नरसिंह गुप्त बालादित्य ने लगभग 528 ईस्वी या कुछ स्रोतों के अनुसार 495 ईस्वी में तत्पश्चात मालव नरेश यशोधर्मन द्वारा मिहिरकुल को बुरी तरह पराजित किया था। गुप्त काल में बंगाल में ताम्र लिप्ति एक प्रमुख बंदरगाह था जहां से उत्तर भारतीय व्यापार तथा साथ ही दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह भृगु कच्छ भड़ौच था तथा जहां से पश्चिमी देशों के साथ समुद्री व्यापार होता था। आगे है प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था में श्रेणियों का विशेष महत्व था। ये संगठन व्यापारियों के द्वारा उनके व्यापार के समुचित संचालन के लिए स्थापित किए जाते थे। श्रेणियों का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था तथा श्रेणियों के द्वारा ही सदस्यों के वेतन, काम करने के नियमों, मानकों, कीमतों का निर्धारण किया जाता था। प्रत्येक श्रेणी का अपना एक प्रमुख होता था। राजा का श्रेणियों के संचालन में कोई हस्तक्षेप नहीं होता था। श्रेणियां अपने नियम स्वयं बनाती थी। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन तथा तमिलनाडु वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध थे। वस्त्रोद्योग गुप्त काल का प्रमुख उद्योग था। गुप्त काल में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख केंद्र ताम्रलिप्ति तथा भृगु कच्छ थे। आयुर्वेद तथा चिकित्सा के क्षेत्र में प्राचीन भारत में चरम परिणति चरक एवं सुश्रुतु में मिलती है। धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक था। ये आयुर्वेद शास्त्र के प्रकांड विद्वान थे। भास्कराचार्य प्रख्यात खगोलज्ञ एवं गणितज्ञ थे। उन्होंने सिद्धांत शिरोमणि की रचना की थी जिसका भाग लीलावती है। इन ग्रंथों में गणित तथा खगोल विज्ञान संबंधी विषयों पर प्रकाश डाला गया है। 5वीं सदी ईस्वी तक भारत में त्रिकोणमिति में जया, कोज्या और उत्क्रम जया के सिद्धांत ज्ञात हो चुके थे। इनका उल्लेख सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टीय में मिलता है।
7वीं सदी में ब्रह्मगुप्त द्वारा चक्रीय चतुर्भुज के सिद्धांत का वर्णन किया गया था। ध्यान रखिएगा कब किया गया था, तो 7वीं सदी में किया गया था। किसके द्वारा? ब्रह्मगुप्त द्वारा चक्रीय चतुर्भुज के सिद्धांत का वर्णन मिलता है। समुद्रगुप्त की कुल 6 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं हमें प्राप्त होती हैं। ये हैं गरुड़, धनुर्धारी, परशु, अश्वमेघ, व्याघ्रहरण और वीणावादन प्रकार। आगे है, गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहते थे और जो चांदी की मुद्रा थी उसको रूपक कहते थे। चीनी यात्री फाहियान के अनुसार लोग दैनिक क्रय विक्रय में कौड़ियों का प्रयोग करते थे। गुप्त शासकों के सिक्के उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा में पाए गए हैं। आगे है, सिक्कों का सबसे प्रसिद्ध प्राप्ति स्थल राजस्थान का बयाना निधि भरतपुर जिला है। इनके द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के रूपक कहलाते थे। गुप्त शासकों में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा सर्वप्रथम सिक्के जारी किए गए थे। आगे है, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य एरण से प्राप्त होता है। ध्यान रखिएगा कहाँ से प्राप्त होता है? एरण से प्राप्त होता है। यह अभिलेख 510 ईस्वी का है, जिसमें गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख है। आगे है, गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण थे क्या? हूणाक्रमण, प्रशासन का सामंतीय ढांचा आदि। गुप्त काल में नगर क्रमिक पतन की ओर अग्रसर हुए। संपूर्ण गंगा घाटी में जो शहर पहले अत्यंत समृद्ध अवस्था में थे, उनमें से अधिकांश को गुप्त काल में या तो त्याग दिया गया था या वहां से आवासन में पर्याप्त विघटन हुआ। इसी के साथ साथ पाटलिपुत्र जैसा प्रमुख नगर ह्वेनसांग के आगमन तक अपनी प्रतिष्ठा खो चुका था। मथुरा जैसा प्रमुख नगर एवं कुम्भलहार, सोनपुर, सौगौरा उत्तर प्रदेश में गंगा घाटी के अनेक महत्वपूर्ण केंद्र इस काल में हुआस के ही प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। गुप्त काल में कला एवं साहित्य में हुई प्रगति के आधार पर इस काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता था। अजंता की 3 गुफाएं 16वीं, 17वीं और 19वीं गुप्तकालीन मानी जाती थी। इनमें से 16वीं और 17वीं गुफाएं जो हैं वो विहार थी तथा 19वीं जो गुफा थी उसे चैत्य कहा जाता था। आगे, गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को अधिक मात्रा में ग्राम अनुदान में दिए थे। गुप्त काल में जो लोग राजकीय भूमि पर कृषि करते थे, उन्हें अपनी उपज का एक भाग राजा को कर के रूप में देना पड़ता था, जो सामान्यतः षष्ठांश तक होता था। गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को उद्रंग या भाग कर कहा गया है। प्रायः सभी धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर 1/6 उपज का छठा भाग थी। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को उदक भोग कहा गया है। हिरण्य मौर्य काल में लिया जाने वाला नगद कर था। गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल में रेशम के लिए कौशेय शब्द का प्रयोग किया जाता था। 3वीं शताब्दी में वारंगल लोहे के यंत्रों उपकरणों हेतु प्रसिद्ध था। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र प्राकृत भाषा बोलते थे, जबकि उच्च वर्ण के लोग संस्कृत भाषा बोलते थे। शूद्रकृत मृच्छकटिकम नामक रचना से गुप्तकालीन शासन व्यवस्था एवं नगर जीवन के विषय में रोचक सामग्री मिलती है। इस ग्रंथ में चारुदत्त नामक ब्राह्मण सार्थवा एवं एक गणिका की पुत्री वसंत सेना की प्रेम कथा का शब्दों के रूप में प्रेम गाथा को शब्दों का रूप दिया गया है। आगे है, गुप्त साम्राज्य की शासन व्यवस्था कैसी थी? राजतंत्रात्मक थी। मौर्य शासकों के विपरीत गुप्त वंशी शासक अपने दैवीय उत्पत्ति में विश्वास करते थे। गुप्त शासकों ने भूदान की परंपरा को विस्तारित किया। गुप्त प्रशासन का स्वरूप केंद्रीकृत न होकर संघात्मक प्रवृत्ति का था। तो ये सारी बातें ध्यान रखनी है। तो राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी और कैसी थी? प्रकृति संघात्मक थी। गुप्त राजा अनेक छोटे राज्यों का राजा होता था। सामंत तथा प्रांतीय शासक अपने अपने क्षेत्रों में नितांत स्वतंत्रता का अनुभव करते थे। शतरंज का खेल भारत में गुप्त काल के दौरान उद्भूत हुआ था, जहां इसे चतुरंग के नाम से जाना जाता था। भारत से यह ईरान एवं तत्पश्चात यूरोप में पहुंचा। आगे है, प्रवरसेन प्रथम, जिसका कार्यकाल 275 से लेकर 235 ईस्वी था, वाकाटक वंश का एकमात्र शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। वाकाटक शासक प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया। तो ये पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। एक तो ध्यान रखिएगा कि प्रवरसेन प्रथम जो था वो किस साम्राज्य से था? तो वाकाटक शासक था और इसने 4 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। इसके साथ ही उसने अनेक वैदिक यज्ञ भी किए। इसी वंश के शासक प्रवरसेन द्वितीय की रुचि साहित्य में थी। उसने सेतुबंध नामक ग्रंथ की रचना की। तो डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, सेतुबंध नामक
ग्रंथ की रचना किसने की थी? ध्यान रखिएगा, प्रवरश्रेष्ठ द्वितीय ने। आगे है, महर्षि कपिल ने सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया था। सांख्य पुनर्जन्म अथवा आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार करता है। सांख्य दर्शन में अज्ञानता को ही दुखों का कारण तथा आत्मा ज्ञान को उसने मुक्ति का एकमात्र उपाय बताया गया है। महर्षि पतंजलि को योग दर्शन का प्रतिष्ठापक आचार्य माना जाता है। सर्वप्रथम महर्षि पतंजलि ने ही सुसंबद्ध दार्शनिक सिद्धांत के रूप में योग का विवेचन किया, इसलिए इसे पतंजलि दर्शन भी कहा जाता है। आगे है, नव्य न्याय संप्रदाय का प्रवर्तन मिथिला के आचार्य गंगेश उपाध्याय की युग प्रवर्तक कृति तत्व चिंतामणि से हुआ तथा इसके संवर्धन के लिए बंगाल के नवद्वीप के न्यायिक वासुदेव सार्वभौम, दीधितिकार रघुनाथ शिरोमणि तथा मथुरानाथ जगदीश और गदाधर भट्टाचार्य सुप्रसिद्ध हैं। भारतीय दर्शन में चार्वाक दर्शन जड़वादी और भौतिकवादी विचारधारा का पोषक है। इस दर्शन का आदर्श वाक्य है, इसको चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, मन करेगा तो एक बार पॉज करके रीड कर लीजिएगा, जिसका मतलब होता है जब तक जीवित रहें सुख से जीवित रहें, उधार लेकर घी पिएं, क्योंकि देह के भस्म हो जाने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता है। आगे है, न्याय दर्शन का प्रवर्तन गौतम ने किया, जिन्हें अक्षपाद भी कहा जाता है। न्याय का शाब्दिक अर्थ तर्क या निर्णय होता है। न्याय दर्शन में 16 पदार्थों तथा तत्वों का अस्तित्व स्वीकार किया गया है। न्याय दर्शन का मूल ग्रंथ गौतम कृत न्याय सूत्र है। कर्म का सिद्धांत मीमांसा दर्शन से संबंधित है। इसे पूर्व मीमांसा, कर्म मीमांसा और धर्म मीमांसा भी कहते हैं। जैमिनी ने पूर्व मीमांसा का प्रतिपादन किया था। मीमांसा के प्रखर एवं उद्भट आचार्य कुमारिल भट्ट को, जिनकी गणना भारतीय दर्शन के मूर्धन्य आचार्यों में की जाती है, और उन्होंने अपने प्रमुख तर्कों से बौद्ध धर्म तथा दर्शन का खंडन करके वैदिक धर्म तथा दर्शन की पुनः प्रतिष्ठा की। पूर्व मीमांसा वेदांत के बीच की श्रृंखला माना जा सकता है। आगे है, मीमांसा दर्शन वेद को शाश्वत सत्य मानता है। पूर्व मीमांसा दर्शन में वेद के कर्मकांड भाग पर विचार किया गया है और उत्तर मीमांसा के वेद के ज्ञान कांड भाग पर विचार किया गया है। मीमांसा और वेदांत, न्याय और वैशेषिक, सांख्य और योग भारतीय खर दर्शन के भाग हैं। वेदों को मान्यता देने के कारण ही सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और वेदांत खर दर्शन आस्तिक दर्शन कहे जाते हैं। इनके प्रणेता क्रमशः कपिल, पतंजलि, गौतम, कणाद, जैमिनी तथा बादरायण थे। ठीक है। वेदांत दर्शन को भारतीय विचारधारा की पराकाष्ठा माना जाता है। वेदांत का शाब्दिक अर्थ है वेद का अंत या वैदिक विचारधारा का पराकाष्ठा। आगे है, वेदांत दर्शन की 3 आधार हैं। कौन कौन से? उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता। इन्हें वेदांत दर्शन की प्रस्थानत्री कहा जाता है। कई सूक्ष्म भेदों के आधार पर इसके कई उपसंप्रदाय तथा इसके प्रवर्तक हैं, जैसे शंकराचार्य का अद्वैतवाद, रामानुज का विशिष्टाद्वैतवाद और माधवाचार्य का द्वैतवाद। ये ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है। पुराणों के अनुसार चंद्रवंश या सोमवंश क्षत्रिय वर्ण के मूल वंशों में से एक है। चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान त्रेता युग में प्रयाग था, परंतु प्रलय के पश्चात द्वापर युग में चंद्रवंशीय संबारन ने प्रतिष्ठानपुर, वर्तमान में झूसी, प्रयागराज में अपनी राजधानी की स्थापना की थी। आगे है, अग्निकुल के राजपूतों का सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रतिहार वंश था। गुर्जरों की शाखा से संबंधित होने के कारण इतिहास में इसे गुर्जर प्रतिहार नामक वंश से भी जाना जाता है। गुर्जर जाति का प्रथम उल्लेख पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल प्रशस्ति में हुआ है। बाणभट्ट के हर्षचरित में भी गुर्जरों का उल्लेख मिलता है। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम था। आगे है, ग्वालियर अभिलेख से पता चलता है कि उसने म्लेच्छ शासक की विशाल सेना को नष्ट किया था, जो संभवतः सिंध का अरब शासक था। इस प्रकार नागभट्ट प्रथम ने अरबों के आक्रमण से पश्चिम भारत की भी रक्षा की थी। ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है। आगे है, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना 736 ईस्वी में किसने की थी? दंती दुर्ग ने की थी। उसने मान्यखेट को अपनी राजधानी बनाया था। दंती दुर्ग के संबंध में कहा जाता है कि उज्जैनी में उसने हिरण्यगर्भ महादान यज्ञ कराया था। राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष प्रथम का जन्म 800 ईस्वी के लगभग में नर्मदा नदी के किनारे श्री भावन नामक स्थान पर सैनिक छावनी में हुआ था। इस समय इनके पिता राष्ट्रकूट राजा गोविंद तृतीय उत्तर भारत में सफल अभियानों के बाद वापस लौट रहे थे। मौखरी
गुप्तों के सामंत थे जो मूलतः गया के निवासी थे। मौखरी वंश के शासकों ने अपनी राजधानी कन्नौज बनाई। इस वंश के प्रमुख शासक हरिवर्मा, आदित्य वर्मा, ईशान वर्मा, सर्ववर्मा और गृहवर्मा थे। हर्ष के समय की विस्तृत सूचना इसके दरबारी कवि बाणभट्ट की कृति हर्षचरित से प्राप्त होती है। आगे है, इससे जुड़ी कुछ सूचनाएं कल्हड़ कृति राजतरंगिणी में भी मिलती है। चीनी स्रोतों से पता चलता है कि हर्ष एवं राज्यश्री दोनों साथ साथ कन्नौज के राज सिंहासन पर बैठते थे। हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी ताकि वह राजश्री को प्रशासनिक कार्यों में पूरी तरह सहायता प्रदान कर सके। अन्य धर्मों से महायान की उत्कृष्टता सिद्ध करने के लिए हर्ष ने कन्नौज में विभिन्न धर्मों एवं संप्रदायों के आचार्यों की एक विशाल सभा बुलाई। चीनी साक्ष्यों के अनुसार इस सभा में 20 देशों के राजा अपने देशों के प्रसिद्ध ब्राह्मणों, श्रमणों, सैनिकों, राजपुरुषों आदि के साथ उपस्थित हुए। इस सभा की अध्यक्षता ह्वेनसांग ने की थी। साथ ही हर्ष के समय प्रति 5वें वर्ष प्रयाग के संगम क्षेत्र में एक समारोह का आयोजन किया जाता था जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। ह्वेनसांग स्वयं छठे समारोह में उपस्थित हुआ था। इसमें 18 देशों के राजा सम्मिलित हुए थे। हर्ष की विजयों के फलस्वरूप उसके राज्य की पश्चिमी सीमा नर्मदा नदी तक पहुंच गई थी। इधर पुलकेशिन द्वितीय भी उत्तर की ओर राज्य का विस्तार करना चाहता था। ऐसी स्थिति में दोनों के बीच युद्ध अवश्यंभावी हो गया। फलतः नर्मदा के तट पर दोनों के बीच युद्ध हुआ था जिसमें पुलकेशिन द्वितीय ने राजा हर्ष को पराजित किया था। पुलकेशिन द्वितीय की ऐहोल प्रशस्ति एवं ह्वेनसांग का विवरण इस युद्ध के साक्ष्य हैं। हर्षवर्धन के समय की सर्वप्रमुख घटना चीनी यात्री ह्वेनसांग के भारत आगमन की है। इसने तांग शासकों की राजधानी चंगन चीन से भारतवर्ष के लिए 629 ईस्वी में प्रस्थान किया। अपनी भारत यात्रा के ऊपर उसने ग्रंथ लिखा है जिसे स्यूकी कहा जाता है। इसने भीनमाल की यात्रा की थी जिसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। ह्वेनसांग के अनुसार सड़कों पर आवागमन पूर्णतः सुरक्षित नहीं था। अपराध अथवा निर्दोष सिद्ध करने के लिए अग्नि, जल, विष आदि द्वारा दिव्य परीक्षाएं ली जाती थी। उनके अनुसार व्यापारिक मार्गों, घाटों, बिक्री की वस्तुओं आदि पर भी कर लगते थे जिससे राज्य को पर्याप्त धन प्राप्त होता था। ह्वेनसांग चीन के तांग वंशी शासक ताई सुंग का समकालीन था तथा इसी के राज्य का नागरिक था। 637 ईस्वी में ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय गया था। इस समय यहाँ के कुलपति आचार्य सीलभद्र थे। ह्वेनसांग के अनुसार मथुरा उस समय सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था जबकि वाराणसी रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मथुरा किसके लिए था, तो ध्यान रखिएगा सूती के लिए, और वाराणसी की बात आएगी तो रेशमी वस्त्र के। ठीक है, आगे आते हैं। ह्वेनसांग बताता है कि थानेश्वर की समृद्धि का प्रधान कारण वहाँ का व्यापार था। बाणभट्ट के अनुसार थानेश्वर नगरी को अतिथियों के लिए चिंतामणि भूमि तथा व्यापारियों के लिए लाल भूमि बताया गया है। हर्ष की मृत्यु के बाद कन्नौज विभिन्न शक्तियों के आकर्षण का केंद्र बन गया। इसे महोदया श्री आदि नामों से विभक्त किया गया। अतः इस पर अधिकार करने के लिए 8वीं सदी की 3 बड़ी शक्तियां पाल, गुर्जर प्रतिहार तथा राष्ट्रकूट के बीच त्रिकोणीय संघर्ष प्रारंभ हो गया जो 8वीं-9वीं शताब्दी के उत्तर भारत के इतिहास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। इस संघर्ष में अंततः गुर्जर प्रतिहार को सफलता मिली थी। आगे है चीनी यात्री इत्सिंग जो कि 671 से लेकर 695 ईस्वी जब वह युवक था अपने 37 बौद्ध सहयोगियों के साथ बौद्ध धर्म के अवशेषों को देखने की इच्छा के पश्चात विश्व भ्रमण करने का निश्चय किया। वह दक्षिण के समुद्री मार्ग से होकर भारत आया और सुमात्रा होते हुए चीन वापस लौट गया। आगे है प्राचीन काल के चीनी लेखकों ने भारत का उल्लेख यिनतू तथा थियानतू के नाम से किया था। नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी के अधीन तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा 1193 ईस्वी में नष्ट किया गया था। यह भारत में बौद्ध मत के पतन के लिए अंतिम प्रहार के रूप में देखा जाता है। विक्रमशिला के प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के पाल वंशीय शासक धर्मपाल द्वारा की गई थी। आगे है शंकराचार्य को शंकर, श्री शंकराचार्य आदि नामों से भी जाना जाता था। 8वीं शताब्दी में इनका जन्म केरल के एक छोटे से गांव कलाड़ी में हुआ था। उनके दर्शन को अद्वैत वेदांत के नाम से जाना जाता है। शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ वर्तमान में हिंदू धर्म के पथ प्रदर्शक माने जाते हैं। इनका विवरण है
श्रृंगेरी कर्नाटक में दक्षिण में, द्वारका गुजरात पश्चिम में, पुरी उड़ीसा पूर्व में तथा ज्योतिर्मठ जोशीमठ उत्तराखंड उत्तर में। आगे है चार धाम में बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम आते हैं, जबकि छोटा चार धाम में उत्तराखंड स्थित गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ आते हैं। तो ये थी गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल से रिलेटेड थियरी। अब हम देखने वाले हैं जो रिलेटेड क्वेश्चन इस पार्ट से पूछे गए हैं प्रीवियस एग्जामिनेशंस में, उनको वन बाय वन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना डिस्कशन। सबसे पहले यहाँ पे पूछा गया है कि गुप्त वंश की अवधि के शासन कब से कब तक थी। तो ध्यान रखिएगा 319 से लेके 500 ईस्वी तक थी। तो यहाँ पे आप चाहे तो रीड भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे है जो वास्तविक है उसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन कराया था। तो प्रवरसेन प्रथम ने, और प्रवरसेन द्वितीय ने क्या कराया था, सेतुबंध ग्रंथ की रचना की थी। आगे है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा समुद्रगुप्त को, और ये बार बार रिपीटेडली हर एग्जाम में लगभग ये क्वेश्चन पूछा जाता है। वैसे हमने ये पूरा पॉइंट डिस्कस किया था, बट अगर आप चाहें तो एक्सप्लेनेशन को भी रीड कर सकते हैं। आगे है प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था। तो वही सेम है क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त। आगे है निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का। आगे है यहाँ चाहें तो आप रीड भी कर सकते हैं। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी कौन था, समुद्रगुप्त। और ये कहाँ से पता चलता है, तो नालंदा एवं गया के तामपत्रों के अनुसार समुद्रगुप्त वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। चाहे तो आप पढ़ भी सकते हैं। आगे है परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक तो समुद्रगुप्त। आगे है इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किस एक से संबद्ध है। तो किससे है, यहाँ पे अशोक से भी संबंध है और इसका समुद्रगुप्त से भी संबंध है। तो यहाँ चाहें तो आप एक्सप्लेनेशन को भी रीड कर सकते हैं। आगे है इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है। तो समुद्रगुप्त के बारे में। आगे है प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देता है। तो ध्यान रखिएगा समुद्रगुप्त के बारे में, इलाहाबाद और प्रयाग दोनों ही। आगे है समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का क्या नाम था। ध्यान रखिएगा महेंद्र, ठीक है। यहाँ चाहें तो आप एक्सप्लेनेशन को भी रीड कर सकते हैं। प्रयाग प्रशस्ति की 19वीं और 20वीं पंक्तियों में दक्षिणापथ के 12 राज्यों तथा उनके राजाओं के नाम मिलते हैं। प्रयाग प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि कौशल का राजा महेंद्र था। ध्यान रखिएगा। आगे है समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है। ध्यान रखिएगा जहांगीर का। यहाँ चाहें तो आप एक्सप्लेनेशन को भी रीड कर सकते हैं, ठीक। आगे है पृथ्व्या प्रथम वीर उपाधि किसको मिली थी। ये मिली थी समुद्रगुप्त को। आगे है स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और उनको बताना है कि कौन सा सही है। तो हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार का प्रसिद्ध कवि था, सही है। उसने देवी चंद्रगुप्तम महाकाव्य की रचना की थी, ये सही नहीं है। वह प्रयाग प्रशस्ति का भी रचयिता था, ये सही है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो होगा वो हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे चाहें तो आप वीडियो को पॉज करके एक्सप्लेनेशन को भी रीड कर सकते हैं। अब यहाँ पे सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, तो वन बाय वन हम देखते हैं। यहाँ पे पूछा गया है दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश और उनके राज्य। तो यहाँ पे ये 4 राजा थे जो समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश थे, धनंजय, नीलराज, उग्रसेन और विष्णुगुप्त। तो देखते हैं किनका राज्य कौन सा था। तो अगर हम बात करेंगे धनंजय की तो इनका था तीसरा कुस्तलपुर, और अगर नीलराज की बात करेंगे तो इनका था अवमुक्त। उग्रसेन की बात करेंगे तो इनका था कांची, और विष्णुगुप्त की अगर बात करें उग्रसेन की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आएगा पालक्का, और विष्णुगुप्त की बात करेंगे तो कांची। आगे है दिल्ली की कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति है। ध्यान रखिएगा चंद्र की। यहाँ पे चाहें तो आप इस एक्सप्लेनेशन को भी रीड कर सकते हैं। आगे है किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में है समुद्रगुप्त के पश्चात उसका पुत्र रामगुप्त शासक बना, लेकिन शकों के आक्रमण का सक्षम विरोध न करने के कारण उसके भाई चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त की हत्या कर दी और उसकी पत्नी ध्रुव देवी से विवाह कर लिया तथा शकों के विरुद्ध विजय प्राप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा राजवंश हुणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था। तो गुप्त। यहाँ चाहें तो आप एक्सप्लेनेशन को भी कर सकते हैं। आगे है
हुणों ने भारत पर आक्रमण किया था? तो स्कंदगुप्त के शासनकाल में। ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीपीसीएस में, तो एपीओ में भी पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हुणों पर विजय प्राप्त की? किसने? स्कंदगुप्त ने। आगे है, गुप्त सम्राट जिसने हुणों को पराजित किया था? स्कंदगुप्त। आगे है, इनमें से किस गुप्त शासक ने हुणों को पराजित किया था? वही सेम है, स्कंदगुप्त। आगे है, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित किया था? तो ये भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। यहाँ पे चाहें तो आप एक्सप्लेनेशन को भी रीड कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में सैदपुर तहसील में भीतरी नामक स्थान से भीतरी स्तंभ अभिलेख मिलता है। इसमें पुष्यमित्रों और हुणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन मिलता है। उल्लेखनीय है कि हुणों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त शासक स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ, जिसमें स्कंदगुप्त से बुरी तरह पराजित हुए थे। आगे है, गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कारण नहीं था? तो हुण आक्रमण भी था, प्रशासन का सामंतीय ढांचा भी था, उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना था, अरब आक्रमण नहीं था। आगे है, शक विजेता किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को। चाहे तो आप एक्सप्लेनेशन को भी रीड कर सकते हैं। आगे है, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो ये था चंद्रगुप्त द्वितीय। और रजत सिक्के को क्या बोला जाता था? तो रूपक कहा जाता था। अब यहाँ पे कथन टाइप कर दिया है, इसमें से कौन सा सही है ये बताना है। शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राएं हैं, सही है। इन मुद्राओं की तौल लगभग 33 ग्रेन हुआ करती थी, ये भी सही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है सही है। ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट होगा। आगे देखते हैं, शकों पर विजयोपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय ने निम्न में से किस धातु के सिक्के प्रचलित किए थे? चांदी के। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो ये की थी चंद्रगुप्त द्वितीय, और ये रिपीटेडली पूछा जाता है एग्जाम में। आगे है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह किस राजवंश में कर अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया था? तो ध्यान रखिएगा, वाकाटक वंश में। यहाँ चाहें तो आप एक्सप्लेनेशन को भी रीड कर सकते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने नाग राजकुमारी कुबेर नागा से विवाह किया, जिससे प्रभावती गुप्ता नामक पुत्री पैदा हुई। प्रभावती का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से हुआ। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री का विवाह वाकाटक वंश में करके अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाया। आगे है, प्रभावती गुप्त शासिका थी, कहाँ की? वाकाटक वंश की। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे कुमारगुप्त मंदसौर अभिलेख से सही है, पतिक तक्षशिला अभिलेख से, प्रभावती गुप्ता उदयगिरी गुहा अभिलेख से नहीं, बल्कि उदयगिरी गुहा अभिलेख का जो संबंध है वो चंद्रगुप्त द्वितीय से है, और समुद्रगुप्त का एरण अभिलेख, तो ये सही है। तो कौन सा सही नहीं है? सी ऑप्शन सही नहीं है। उदयगिरी गुहा अभिलेख का संबंध किससे है? चंद्रगुप्त द्वितीय से। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञान के तौर पर जाना जाता है? ये है दशपुर अभिलेख। मंदसौर प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है? किसका? कुमारगुप्त प्रथम। आगे है, रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित में से किस शिलालेख से मिलती है? दशपुर शिलालेख। अब यहाँ पे कुछ शासक दिए हैं, उनकी रानियों के नाम है, ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, तो एक बार देखते हैं। चंद्रगुप्त की जो रानी थी उनका नाम था कुमार देवी, ध्यान रखिएगा। समुद्रगुप्त की रानी का नाम था दत्ता देवी। चंद्रगुप्त द्वितीय की रानी का नाम था कुबेर नागा, और कुमारगुप्त प्रथम की था अनंत देवी। आगे है, निम्नलिखित में से कौन गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही अनुक्रम है? तो ध्यान दीजिएगा, भुक्ति, फिर विषय, फिर विधि, फिर ग्राम। आगे है, ईसा की 3वीं शताब्दी से जबकि हुण आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, भारतीय व्यापारी अधिकाधिक निर्भर हो गए। ध्यान रखना है दक्षिण पूर्वी एशियाई व्यापार पर। यहाँ चाहें तो एक्सप्लेनेशन को भी आप रीड कर सकते हैं। आगे है, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन से संचालित होता था? ध्यान रखिएगा, ताम्रलिप्ति। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में भी दिया है, ठीक है। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? कौन सा था? ध्यान दीजिएगा, ताम्रलिप्ति। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन, तमिल राष्ट्र में स्थित किसके केंद्र किससे संबंधित थे? तो वस्त्र उत्पादन से। प्राचीन काल में किस वर्ण को सार्थवाह भी कहा जाता था? कौन सा वंश था? वैश्य वंश। या चाहें तो आप एक्सप्लेनेशन को भी रीड कर सकते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से
कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता था। तो ये क्वेश्चन जो था वो डिस्प्यूटेड था, क्योंकि यहाँ पे जो भी ऑप्शंस थे वो सारे के सारे कोई भी करेक्टली मैच नहीं हो रहे थे। यहाँ चाहें तो आप एक्सप्लेनेशन को रीड कर सकते हैं। एक बार रीड करते हैं। सुश्रुत को शैल्य क्रिया का जनक कहा जाता था। ये काशी में रहने वाले थे, काशी के रहने वाले थे। इनका काल लगभग 600 ईसा पूर्व माना जाता है। शौनक रुद्रकालीन ऋषि थे। सुद्रक गुप्तकालीन नाटककार थे। सौमिल गुप्तकालीन नाटककार हैं, जिसे कालिदास ने भास और कविपुत्र के साथ याद किया है। इस प्रकार गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में उपयुक्त में से किसी ने भी कार्य नहीं किया है। चूंकि गुप्त काल का प्रारंभ 275 श्रीगुप्त से ही प्रारंभ होता है, जो सुश्रुत के मान्य काल प्रायः 600 के बाद का है, इसलिए सुश्रुत को गुप्त काल के समकालीन मानना औचित्यपूर्ण नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सुश्रुत को कंसीडर किया जा सकता है, बट ये क्वेश्चन डिस्प्यूटेड था, इसलिए रिरेज कर दिया गया था। आगे देखते हैं। इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते थे। तो वही सेम फिर यहाँ पे भी डिस्प्यूटेड क्वेश्चन आ गया। आगे है, निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबद्ध नहीं है। तो किसका था, यहाँ पे धन्वंतरी का था, चरक का था, सुश्रुत का था, भास्कराचार्य का नहीं था। आगे है, लीलावती के लेखक थे भास्कराचार्य। आगे है, भारतीय यात्रा में फाहियान ने एक अस्पताल का उल्लेख किया है, वो कहाँ स्थित था, पाटलिपुत्रा में। आगे है, चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से निम्न में से कौन फलित ज्योतिष से संबंधित है। शपणक।